नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बिहार से है। वैसे तो अपराध के मामले में बिहार की काफ़ी बदनामी होती है और मुझे लगता है कि इसके पीछे काफ़ी हद तक सियासत भी जिम्मेदार है, लेकिन अपराध की घटनाएं हर जगह होती हैं। हाँ, बिहार से ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की खबरें कुछ कम आती हैं, लेकिन आज जो कहानी सामने आई है उसके लिए बिहार पुलिस की तारीफ़ करनी होगी। और जब ऐसा एक्सेप्शनल केस है तो मुझे लगा कि इस केस के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। मामला बिहार के मोतिहारी ज़िले का है। 25 दिसंबर 2024 यानी पिछले साल क्रिसमस के रोज़ यहाँ मोतिहारी ज़िले में एक केसरिया पुलिस स्टेशन है। केसरिया पुलिस स्टेशन, इसी केसरिया पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह है जिसका नाम है 70 घाट पुलिया। इस 70 घाट पुलिया के नीचे लोगों की नज़र एक नौजवान की लाश पर पड़ती है। लोग लाश देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये लड़का किसी हादसे का शिकार हुआ है, हो सकता है पुलिया से गिर गया हो, कोई ऐसी बात हो। लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और डेड बॉडी को रिकवर करती है। तकरीबन यही समझिए कि 28-29 साल का वो लड़का होगा जिसकी वो बॉडी थी। पुलिस लाश का मुआयना करती है, उसके सिर पर चोट के निशान नज़र आते हैं, जिस्म के कुछ दूसरे हिस्सों में भी चोट नज़र आती है पुलिस को। पुलिस डेड बॉडी को रिकवर करती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और जैसा कि होता है पुलिस उस मरने वाले लड़के की पहचान पता करने की कोशिश करती है। अब पुलिस जो है आसपास के तमाम थाना इलाकों में इस एज ग्रुप के गुमशुदा लड़कों के बारे में पता करने की शुरुआत करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को ऐसे किसी लड़के के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यानी कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट भी आसपास के थाने में दर्ज नहीं है जिसमें उस कदकाठी का कोई लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल का हो, वो लड़का गायब हो। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि फिर ये लाश यहाँ आई कहाँ से, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है। अगर घर वालों ने कोई खोजबीन नहीं की तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब किसी के घर का बेटा अगर गायब हुआ है तो घर वाले तो बेचैन हो जाते हैं। पुलिस सोच में पड़ गई। इसी के साथ पुलिस ने उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी पुलिस ने इस डेड बॉडी की तस्वीरें जो है वो फ्लोट कराई, इस उम्मीद से कि अगर कोई डेड बॉडी को देखकर इसकी पहचान कर ले तो शायद मरने वाले लड़के की पहचान हो जाए और फिर कत्ल का मामला जो है उसे सुलझाया जाए, और अगर ये एक्सीडेंट का मामला है तो उसे भी पता किया जाए। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि सिर जो है किसी भारी चीज़ से टकराने की वजह से उस लड़के की मौत हुई है। यानी सिर में किसी भारी चीज़ से या तो हमला किया गया या सिर जो है किसी भारी चीज़ से टकरा गया, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आती है। अब ये दो ही सूरत में हो सकता है, एक्सीडेंट के मामले में भी और मर्डर के मामले में भी। तो मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जब तक पुलिस केस को सुलझा न ले और जब तक ये ना पता कर ले कि मरने वाला लड़का कौन है, तब तक सुलझाना भी केस को नामुमकिन सी बात है। पुलिस की कोशिश चलती रहती है। डेड बॉडी से पुलिस को कोई आई कार्ड, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई दूसरा पेपर, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, इतना ज़रूर है कि लड़के के हाथ में एक स्मार्ट वॉच था उसकी कलाइयों पर। पुलिस वो स्मार्ट वॉच रिकवर करती है। अब पुलिस ये सोचती है कि कोई और क्लू तो है नहीं, इस स्मार्ट वॉच के ज़रिए इस केस को अब पुलिस सॉल्व करने के बारे में अपना दिमाग लगाती है और पुलिस को इसका एक आइडिया क्लिक भी करता है। पुलिस उस स्मार्ट वॉच में एक स्कैन कोड होता है, उस स्कैन कोड को पुलिस जो है वो रिट्रीव करती है और उस स्कैन कोड को दिल्ली में उस कंपनी के हेडक्वार्टर में भेजती है, जो कंपनी या समझ ले कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है, जो मेन डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा दिल्ली में उस स्मार्ट वॉच का, उसके पास, और बताती है कि ये जो स्कैन कोड है एक पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच का है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्मार्ट वॉच किसने खरीदा है और इसके पैसे किसने दिए हैं, कहाँ पर इसको बेचा गया था। पुलिस की ये कोशिश जो है रंग लाती है। तकरीबन महीने भर बाद दिल्ली से पुलिस को उस स्मार्ट वॉच के ख़रीद के बारे में रिपोर्ट मिलती है और उस लड़के के घर का पता मिलता है। पता चलता है कि वो लड़का जो है सारण के मसरख थाने के एकवना कंवलपुर गांव का रहने वाला है और लड़के का नाम है राहुल सिंह। यानी राहुल सिंह नाम के एक लड़के ने, जो सारण के मसरख पुलिस स्टेशन के एकवनापुर कंवलपुर का निवासी है, उसने ये स्मार्ट वॉच खरीदी है। दिल्ली से ये रिपोर्ट बिहार पुलिस के पास, मोतिहारी पुलिस के पास पहुंचती है। अब मोतिहारी पुलिस बगैर वक्त गंवाए हुए सीधे पहुंचती है राहुल के घर सारण में। घर वाले पुलिस को मिलते हैं। इनसे जब पुलिस राहुल के बारे में पूछताछ करती है तो घर वाले बहुत कोऑपरेटिव तरीके से जवाब नहीं देते।
घर वालों की बातों से पुलिस को शक भी होता है और पुलिस को हैरानी होती है कि अगर इनके घर का बच्चा गुम हुआ है तो घर वालों को जितना बेचैन, जितना परेशान होना चाहिए उतना घर वाले परेशान लग भी नहीं रहे हैं। इन्होंने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज नहीं कराई। तो ये माजरा क्या है? पुलिस सोच में पड़ जाती है और पुलिस ये तय करती है कि वो घर वालों में से कुछ एक मेंबर को सस्टेन्ड इंटरोगेट करेगी, बहुत गहन उनसे पूछताछ करेगी। और इसी कोशिश में पुलिस राहुल सिंह के एक भाई जो उससे उम्र में बड़ा है, जिसका नाम है पंकज, पुलिस उस पंकज को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ की शुरुआत करती है। पंकज पहले इधर उधर की तमाम कहानियां सुनाता है और बताता है कि ये जो राहुल है वो शराबी था, शराब के नशे में धुत रहता था, कब वो घर आता था, कब जाता था, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। तो राहुल जो है कहाँ गायब हो गया, उन्हें इसके बारे में नहीं पता। और चूंकि उसके आदत ऐसे थे, लक्षण ऐसे थे कि घर वालों ने भी उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। पंकज ने ये बात बताई, लेकिन पुलिस को फिर भी हैरानी हुई। पुलिस को लगा कि चलिए शराबी ही सही, लेकिन अगर कोई लड़का घर से गायब हो गया है और तकरीबन महीने भर का वक्त हो गया है और घर वाले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस जो है पंकज सिंह से और सख्ती से पूछताछ करती है और आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे पंकज सिंह टूट जाता है और वो बताता है कि खुद उसने और उसके एक और भाई जो उससे उम्र में छोटा है, कम है, सोनू नाम है, उन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने तीसरे भाई राहुल की हत्या की है। और ये हत्या जो है कहीं सुनसान जगह पर, दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि घर के अंदर हुई है और परिवार के दूसरे लोग इस बात के चश्मदीद हैं, उन्होंने कत्ल होता हुआ देखा है। पुलिस हैरान थी कि घर के दो बेटे मिलकर तीसरे बेटे की हत्या कर देते हैं और बाकी के घर वाले भी चुप लगा जाते हैं, ये क्या मामला है? और ये हत्या करने के बाद इतने दिनों तक मामला सुलझता नहीं है। अब जाकर इस केस का खुलासा होने की उम्मीद लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि डेड बॉडी जो है तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी में, वहाँ कैसे पहुँचती है? ये सारे सवाल पुलिस के पास हैं। अब पुलिस पंकज के साथ साथ सोनू से भी पूछताछ करती है। पंकज से तो खैर पूछताछ हो ही रही है। इन दोनों से पूछताछ करके राहुल सिंह के कत्ल की असली कहानी सामने आती है। पता चलता है कि राहुल को शराब की बहुत बुरी लत थी, जैसा कि घर वालों ने पहले भी बताया था, और वो अक्सर शराब पीकर घर आया करता था, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इससे घर के लोग बहुत परेशान थे। 24 दिसंबर 2024 की रात को राहुल रोज़ की तरह घर शराब पीकर आया और उसने जो है घर वालों के साथ कहा सुनी लड़ाई झगड़े की शुरुआत कर दी। घर वाले पहले ही बहुत दुखी थे। इस बार लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और उसने अपने बड़े भाई पंकज सिंह का गला पकड़ लिया। अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हालांकि कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़ा भाई है पंकज, उससे रहा नहीं गया। उसने फिर ये जो राहुल है इसे धक्का दिया। सोनू भी था छोटा भाई, जो इस मामले में पंकज का साथ दे रहा था, क्योंकि राहुल गलत कर रहा था, उसे इस बात का पता था। तो पंकज और सोनू ने मिलकर, समझ लीजिए कि जब तीनों भाइयों के बीच में पहले कहा सुनी और मारपीट हुई, तो उस दौरान इन दोनों भाइयों ने मिलकर राहुल को धक्का दे दिया। और जब राहुल को धक्का दिया तो उसका सिर घर में बने हुए लोहे के गेट से जाकर टकराया और वहीं पर उसकी जान चली गई। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। और रात के अंधेरे में गांव में किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, खबर नहीं मिली। इन लोगों ने रात को ही बड़ी खामोशी से उसकी डेड बॉडी को रैप किया कपड़े में, और डेड बॉडी को बाइक पर बिठाकर ये लोग निकल गए अपने गांव से, जिस गांव का नाम मैंने आपको बताया, एकोना कंवलपुर, और वहां से निकल गए तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी के उसी 70 घाट पुलिया तक। और वहाँ पर ले जाकर उनको जब लगा कि वो घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब यहाँ राहुल सिंह को पहचानने वाला कोई नहीं है, कल को अगर डेड बॉडी रिकवर भी होती है तो कोई नहीं पहचान पाएगा, ये सब सोचकर उन्होंने उसकी बॉडी को उसी 71 घाट पुलिया के नीचे जो है वो फेंक दिया। और तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके उसे ठिकाने लगाकर ये दोनों भाई वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर कल को इस मामले की तफ्तीश होगी तो बेशक उसकी बॉडी पे और कोई रेलिवेंट चीज़ मौजूद ना हो जिससे उसकी आइडेंटिटी पता हो, आई कार्ड या ऐसी ही कोई दूसरी चीज़, लेकिन एक स्मार्ट वॉच है, इस स्मार्ट वॉच के ज़रिए पुलिस पहुंच जाएगी, ऐसा उन लोगों ने सोचा नहीं था। या हो सकता है कि उन लोगों का दिमाग उस वक्त काम न कर रहा हो इतना स्मार्ट तरीके से कि स्मार्ट वॉच से भी पकड़ा जा सकता है। तो उन्होंने डेड बॉडी को वहाँ पुलिया के नीचे फेंका और फिर वो घर वापस चले आए। और तब से लेकर अब तक बड़ी खामोशी पूरे परिवार ने ओढ़ रखी थी। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो सच्चाई सामने आ गई और ये भी पता चल गया कि ये मामला जो है कत्ल का ही है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल के खुद सगे भाई हैं,
जो उसके रोज़ रोज़ की शराबखोरी की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये थी आज की कहानी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन इस केस को सुलझाने में पुलिस को तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया, क्योंकि पुलिस उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थी जिन लोगों से पुलिस को उस स्कैन कोड से ख़रीदारी की डिटेल मिलनी थी। असल में उस स्मार्ट वॉच में जो स्कैन कोड था, उस स्कैन कोड से पुलिस ये डिटेक्ट करने में कामयाब रही कि उस स्कैन कोड के ज़रिए ये पता करने में कामयाब रही कि इस स्मार्ट वॉच को किसने सबसे पहले ख़रीदा था। तो उसमें मरने वाले नौजवान का नाम सामने आ गया और उसकी पहचान भी सामने आ गई, और इस तरह केस जो है वो सुलझ गया। अब जो पिछली कहानी मैंने आप लोगों के सामने पेश की थी, मैंने आपको बताया था 2 केसेस के बारे में। एक तो मैंने शरीफुल को लेकर ये आप लोगों को बताया था कि वो शरीफुल ही जो है वो मुंबई पुलिस की नज़र में सैफ अली खान के घर में दाखिल होने वाला गुनहगार है या हमलावर है, ये मुंबई पुलिस ने बताया है। और दूसरी कहानी जो है मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरह से हैदराबाद में एक महिला का कत्ल हुआ और उसके पति ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, और पुलिस के लिए उस मामले को सुलझाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो खैर, इस पर लगातार अपडेटेड स्टोरीज़ जो है वो शम्स सर भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उस दिन जो मुझे बताना था वो मैंने बताया। आज मेरे ख्याल से शम्स सर की कहानी आप लोग इस पर सुनेंगे। तो आइए, जो उस प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट किए थे उनमें से कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ और कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। विशाल ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि आपने सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से बताया, बहुत बढ़िया सर जी। मीता भट्टाचार्य ने ये कहा है कि अटैकर ने गमछी बांध रखी थी, कैप भी लेकर आया था। उन्होंने सवालिया निशान पूछा है, चोरी नहीं पिकनिक पर आया था, उन्होंने ये कहा। देखिए, हर क्रिमिनल के काम करने का अपना तरीका होता है, एक मोडस ऑपरेंडी होती है। तो हो सकता है कि वो गमछा और टोपी दोनों लेकर आया हो, क्योंकि गमछे से कई बार आदमी चेहरा ढकता है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि क्रिमिनल जो है वो अपना चेहरा छुपाने के लिए कैप पहनते हैं, क्योंकि कैप के सामने एक हुड सा होता है और उस हुड से अक्सर सीसीटीवी कैमरों से चेहरा छुप जाता है। तो इसके दिमाग में क्या था, ये तो वो क्रिमिनल पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकता है। और पकड़ा तो वो गया है, मुंबई पुलिस उससे पूछ रही है और उसने पूरी घटनाक्रम मुंबई पुलिस को बताई भी है। खैर, बागेश्वर धाम के नाम से एक आईडी है, उसके आगे भी कुछ और है, लेकिन उतना बड़ा नाम जो है एक साथ है तो वो पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन समथिंग है बागेश्वर धाम। उन्होंने लिखा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ पुलिस वालों ने बताया है, और इस तरह की खबरें चल रही है। बिल्कुल, देखिए, इस तरह की खबरें मैंने भी पढ़ी हैं, मैंने भी देखी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के जो आधिकारिक सूत्र हैं वो इस बात पर अडिग हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, खासकर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट जो है वो मैच हुई है। कुछ जगह ये खबर आ रही है कि मैच नहीं हुई है। अब इस पर अगर मुंबई पुलिस ऑफिशियली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टैंड क्लियर करे फिर तो बात समझ में आती है। अदरवाइज़ अगर जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो सोर्सेज के हवाले से छन छन कर बाहर आ रही है जिस तरह से, तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, खासकर आज तक के जो रिपोर्टर्स मुंबई में हैं, वो फिलहाल इस केस को लेकर जो कुछ बता रहे हैं, हम तो जाहिर सी बात है उसी पर फिलहाल कायम हैं। माशूक आलम ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। आर के राठौर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव कुमार दास का कमेंट है। अश्विनी यादव जी हैं। नूर नूतन ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका, और उन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है 8 दिन बाद बेंजाडाइन टेस्ट करेगी। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, इसी को लीपापोती कहते हैं, उन्होंने ये कहा है। देखिए, अब यही बात है, मैं ये समझता हूँ कि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन जब जिस केस की सच्चाई सामने आएगी, जाहिर सी बात है फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तभी जाकर उस मामले की जांच करेगा। अब अगर बहुत पहले कोई घटना हुई हो और उसका खुलासा बाद में हो रहा हो, तो पुलिस या फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भी क्या चारा रह जाता है, क्योंकि जब तक केस या जो मामला हुआ है, जब तक वो प्रकाश में नहीं आए, तब तक उसकी तफ्तीश कैसे हो, ये भी एक मजबूरी है। तो खैर, दी आयमा इमा राव ऐसा एक आईडी है, पता नहीं इनका नाम क्या है, क्योंकि आईडी से नाम पढ़ पाना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शन ट्रेड्स के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने एक बड़ा ही पर्सनल सा कमेंट किया है करीना कैफ और सैफ अली खान पर। वो कमेंट मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत स्वागत, लेकिन आपका क्राइम तक के आप दर्शक हैं, मेरे हिसाब से ये कमेंट जो है, चलिए आप तो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवे, देवी प्रसाद पुरोहित ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रामहित प्रजापति का कमेंट है,
बाजू समथिंग JR बाजू D के नाम से एक आईडी है। उन्होंने लिखा है कि गुरु चेला दोनों एक ही बात बार बार मत सुनाओ, और इन्होंने कुछ गालियों वाली इमोजी भी भेजी है। तो इतना मेरे हिसाब से गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बात नहीं जमी तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कभी भी वीडियो से क्विट कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरा ये कि शम सर मेरे सीनियर ज़रूर हैं, रेस्पेक्टेबल भी हैं, मेरे बॉस हैं, लेकिन हाँ, आई मस्ट से गुरु चेला जैसा शब्द या रिश्ता नहीं है। ना तो वो ऐसा सोचते हैं, ना मैं ऐसा सोचता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको भी थोड़ा अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। लोनली जोया ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। हेलो सुप्रतिम जी, कल आपका वीडियो लेके क्यों नहीं आए, कोई स्टोरी का, इन्होंने ऐसा लिखा है। देखिए, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैं क्यों नहीं हाजिर हो पाया। इनफैक्ट पिछले हफ्ते एक स्पेशल शो का फिल्मांकन चल रहा था, उसका शूट हो रहा था, और साथ ही शम सर और टीम के बाकी लोग बहुत बिजी थे। तो ऑब्वियसली मैं भी टीम का हिस्सा हूँ, मुझ पर भी थोड़ा काम का बोझ ज़्यादा था, जिस वजह से मैं इधर हाजिर नहीं हो पाया था। एनीवे, मुझे लगता है कि इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा, मैं रेगुलर आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूँगा। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से एक आईडी है, कुरुक्षेत्र समथिंग है, उसमें भी हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा विनय चौधरी जी ने कमेंट किया है, बालाजी भक्त, नीतू और सिंह प्रसाद, इन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबके नाम एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना कमेंट करके अपनी दिल की बात मुझ तक पहुँचाने के लिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि भरसक आप लोगों की बातों का जवाब दूँ, और आप लोगों ने जो कमेंट किया है, कम से कम कुछ लोगों के नाम तो आप लोगों के सामने ज़रूर पढ़ूँ। ये सिलसिला आगे भी यूँ ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।